हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम चेकलिस्ट तथा अनुसूची के बारे में बात करेंगे। चेकलिस्ट तथा अनुसूची के बारे में हमने लास्ट टर्न पे बात भी की थी। अनुसूची के अंतर्गत हमने अनुसूची के प्रकार, अनुसूची की रचना, अनुसूची के महत्वपूर्ण पक्ष, अनुसूची के उद्देश्य तथा अनुसूची की परिभाषाओं आदि के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम चेकलिस्ट के बारे में तथा अनुसूचियों के आंतरिक पक्ष तथा अनुसूची के बाह्य पक्ष के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना देरी किए हुए। चेकलिस्ट, सबसे पहले हम चेकलिस्ट देखते हैं। चेकलिस्ट क्या होती हैं? चेकलिस्ट क्या होती हैं? चेकलिस्ट जो होती हैं वो प्रश्नावलियों और अनुसूचियों की तरह ही कार्य करती हैं। इनमें किसी विषय का अध्ययन करना है या इसमें जिस विषय का हमें अध्ययन करना होता है, जिस विषय की हमें स्टडी करनी होती है, इससे रिलेटेड आइटम्स की एक लिस्ट तैयार कर ली जाती है। इन आइटम्स को प्राप्त की जाने वाली जानकारी के अनुसार क्लासीफाई कर दिया जाता है तथा उन्हें हम सब ग्रुप्स में लिख दिया जाता है। इन सब ग्रुप्स को चेक लिस्ट में हम लॉजिकल या साइकोलॉजिकल सीक्वेंस में लिख लेते हैं। हर प्रश्न के सामने कुछ जगह छोड़ देते हैं जिसमें जो उत्तरदाता है वो हाँ या ना पर चिन्ह लगाकर या संक्षेप में कुछ भी लिखकर अपना उत्तर दे सकता है। इसका प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ केवल तथ्यों को या जानना हो या केवल वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त करनी हो या कहीं यह ज्ञान करना हो कि वस्तुस्थिति कैसी है, तो हम चेकलिस्ट का यूज़ बहुत ही ईजिली और सुविधाजनक सोर्स के रूप में कर सकते हैं। ऐसी स्थितियों में जहाँ जजमेंट अध्ययन का उद्देश्य हो वहाँ चेकलिस्ट का उपयोग उपयुक्त नहीं है। इसमें निरीक्षणों का आलेखन सुव्यवस्थित व सरल होता है। निरीक्षित किए गए तथ्य एवं कार्य के समस्त महत्वपूर्ण पक्षों की जानकारी विचार विमर्श के लिए उपलब्ध हो जाती है। इसी कारण सर्वेक्षण में इसका बहुत से यूज होता है। यदि यह ज्ञात करना हो कि किसी विद्यालय की प्रयोगशाला में कौन कौन से उपकरण हैं, तो उसमें वांछित उपकरणों की एक सूची बना लेते हैं। इस सूची को स्कूल के प्रयोगशाला रक्षक को देकर उससे हर पद पर चिन्ह लगवा लिया जाता है। इस तरह चेकलिस्ट प्रश्नावलियों और अनुसूचियों का ही एक विशिष्ट रूप है। चेकलिस्ट का प्रयोग व्यक्तित्व एवं व्यवहार की विशेषताओं की जानकारी के लिए भी किया जा सकता है। इस अवस्था में पद कथनों अथवा विशेषणों के रूप में होते हैं तथा उत्तरदाता इन कथनों को चिन्हित करता है। जिसमें उत्तरदाता इसका प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ केवल तथ्यों को जानना हो या केवल वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त करनी हो या कहीं पर यह ज्ञान कराना हो कि वस्तु स्थिति कैसी है, तो चेकलिस्ट एक बहुत सरल एवं सुविधाजनक साधन उपलब्ध कराती है। चेकलिस्ट निर्मित करने हेतु उपयोगी संकेत। चेकलिस्ट निर्माण करने के लिए कुछ संकेत दिए होते हैं। चेकलिस्ट का विशेषज्ञ अनुसंधानकर्ताओं द्वारा निरीक्षण कराकर उनका मत प्राप्त कर लेना चाहिए। शैक्षिक अनुसंधान के लिए विशेषज्ञों द्वारा प्रयुक्त चेकलिस्ट का निरीक्षण भली प्रकार कर लेना चाहिए। जिस क्षेत्र या विषय में अध्ययन करना है उसके संबंध में पदों का निर्माण करिए। पदों के उपवर्गों को तर्कसंगत और मनोवैज्ञानिक क्रम में व्यवस्थित करिए। चेकलिस्ट में पदों को अनेक रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। होमर कैम्फर ने चेकलिस्ट में प्रयोग किए गए पदों को 4 प्रकार में डिवाइड किया है। इसमें हम डायग्राम में देख सकते हैं। वह पद जिसमें उत्तरदाता शोधकर्ता हर पद के सामने राइट का चिन्ह लगाते हैं। इस प्रकार का जैसे आपके विद्यालय में जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनमें से उस पर ये चिन्ह लगा देगा। यानी कि वाद विवाद प्रतियोगिता, ये स्पोर्ट नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ सांस्कृतिक चल रहे हैं और एनसीसी नहीं चल रहे हैं। नेक्स्ट है, इसके बाद दूसरे प्रकार के वे पद होते हैं जिनका उत्तर हाँ या ना के अंतर्गत चिन्ह लगा कर देते हैं, यानी कि गोला खींच कर देते हैं। यानी कि ये गोला है, इसमें एक में हाँ लिख दिया, एक में नहीं लिख दिया। वाद विवाद प्रतियोगिता चल रही है यानी कि नहीं चल रही है, गोले में लिख दिया। स्पोर्ट चल रहा है तो हाँ पर हमने गोला खींच दिया। अगर सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं तो उस पर हमने नहीं लिख दिया और हाँ चल रहे हैं तो उस पर हमने गोला लगा दिया। नेक्स्ट है तीसरे प्रकार के पद वाक्यांश के रूप में होते हैं।
उनके सम्मुख राइट का चिन्ह लगाकर अनुक्रिया व्यक्त की जाती है, यानी कि सही या गलत। विद्यालय में आरक्षण नीति का पालन किया गया है, हाँ सही। विद्यालय में प्रातः प्रार्थना होती है, नहीं होती है। या अध्यापक छात्रों से सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हैं या नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो हमने इस पर राइट का चिन्ह लगा दिया, नहीं करते तो क्रॉस लगा दिया। इसके बाद चौथे प्रकार के पद जो होते हैं बहुविकल्पीय पद होते हैं। इनमें हर पद के कई विकल्प दिए होते हैं और उत्तरदाता को सही विकल्प को चिन्हित करना होता है। जैसे क्वेश्चन है, विद्यार्थी प्रयोगशाला का प्रयोग करते हैं सप्ताह में 1 बार, सप्ताह में 2 बार, हर तीसरे दिन या सप्ताह में 4 बार। तो अनेक बार चेकलिस्ट इस प्रकार की तैयार की जाती है कि पदों के साथ उनके स्कोर्स भी दिए हुए होते हैं। इस प्रकार की चेकलिस्ट के उत्तर रेटिंग स्केल की तरह ही होते हैं। चेकलिस्ट का यूज प्रश्नावली और अनुसूची की तरह ही किया जाता है। इसमें उत्तर शोधकर्ता स्वयं भी लिख सकते हैं या उत्तरदाता से लिखवा भी सकते हैं। इस तथ्य पर निर्भर करता है कि अध्ययन की परिस्थिति और उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट है चेकलिस्ट का विश्लेषण एवं व्याख्या। चेकलिस्ट प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या। चेकलिस्ट के प्रदत्तों का व्यवस्थापन और मूल्यांकन प्रश्नावली के प्रदत्तों की तरह ही किया जाता है। इसके लिए प्रायः विवरणात्मक सांख्यिकी यथा औसतांक, मध्यांक, सहसंबंध आदि का उपयोग किया जाता है। इसी के आधार पर अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसके बाद हम अनुसूची के आंतरिक पक्ष तथा अनुसूची के बाह्य पक्ष के बारे में देख लेते हैं। अनुसूची के आंतरिक पक्ष की बात करें तो द इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ द शेड्यूल, विभिन्न पक्षों को इंगित करना, यानी कि सॉर्टिंग ऑफ वेरियस एस्पेक्ट। अनुसूची की संरचना में प्रथम पद अनुसूची के विभिन्न पक्षों को इंगित करता है या छांटता है। इसके लिए समस्या के समस्त संभव पक्षों पर हमें ध्यान देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम यह जानना चाहते हैं कि हिंदू परिवारों पर हिंदू कोड बिल का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हमें सबसे पहले हिंदू फैमिलीज़ के उत्सवों यानी कि उनके फेस्टिवल्स को इंगित करना पड़ेगा जो इस बिल से अफेक्टेड रहेंगे। हमें हिंदू परिवारों में उन लोगों को जो इस बिल से डायरेक्टली अफेक्टेड हैं तथा जो लोग इनडायरेक्टली अफेक्टेड हैं वो अलग अलग छांट लेना चाहिए। अर्थात हमें प्राइमरी और सेकेंडरी इफ़ेक्ट की अलग अलग लिस्ट बना लेनी चाहिए। इस प्रकार की इंफॉर्मेशन से प्रॉब्लम की स्टडी हम काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ इसेंशियल इन्फॉर्मेशन, आवश्यक सूचनाओं का निर्धारण। समस्या से संबंधित पक्षों के निर्धारण के बाद दूसरा चरण जो होता है वो विभिन्न पक्षों से संबंधित वांछित सूचनाओं का निर्धारण करना है। इस उद्देश्य के लिए विभिन्न पक्षों को उपवर्गों में विभाजित किया जा सकता है। उपवर्गों के लिए मान्यता होती है कि हमें विषय का गहन ज्ञान है। हमारे हिंदू कोड के अनुसार के उदाहरण में वह खोजकर्ता जिसने इस बिल की विभिन्न धाराओं और हिंदू परिवार की जटिल संरचना का उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में पूरा ज्ञान नहीं है, उससे निपुण अनुसूची तैयार करने की आशा नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है प्रश्नों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन। समस्या के विभिन्न पक्षों पर निर्णय लेने के पश्चात तथा उसके उपभागों पर ध्यान देने के पश्चात अगला चरण ऐसे प्रश्नों का निर्माण है जिससे इनके संबंध में सूचनाएं प्राप्त की जा सके। प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि उनसे वांछित अर्थों का संदेश प्राप्त हो सके। कहावतें तकनीकी, अस्पष्ट, अनिश्चित, कल्पनाशील तथा व्यक्तिगत भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए। इसी के अतिरिक्त प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिनकी विभिन्न व्याख्या न की जा सके। प्रश्नों के निर्माण में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके उत्तर सरलता से दिए जा सके। फॉर एग्जाम्पल, यदि प्रश्न है कि क्या तुम्हारा रक्तचाप सामान्य है, तो इस प्रश्न का उत्तर बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं दिया जा सकता है। इसी प्रकार वह क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए जो नितांत व्यक्तिगत जीवन से रिलेटेड हो। नेक्स्ट है सीरियलाइजेशन ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि प्रश्नों का क्रम। भली प्रकार संगठित सूचना प्राप्त करने के लिए प्रश्नों को उत्तरदाता के सम्मुख एक अच्छे क्रम में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि अनेक क्षेत्र अध्ययनों में प्रश्नों का क्रम परिवर्तन करने से उत्तर प्रभावित होते हैं। यदि कोई एक प्रश्न उत्तरदाता को अव्यवस्थित करता है तो उसका प्रभाव बाद के प्रश्नों पर भी पड़ता है। नेक्स्ट है विश्वसनीयता का परीक्षण, टेस्ट ऑफ रिलेबिलिटी। अनुसूची की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उससे प्राप्त उत्तर कृत्रिम न होकर स्वाभाविक हों। भ्रमित उत्तरों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक न्यायाधीश समूह पर उसका प्रशासन कर लेना चाहिए। यदि इससे अनुसूची में कुछ कमी नज़र आती है तो उसे दूर कर तब अनुसूची को पुनः प्रशासित करना चाहिए। नेक्स्ट है अनुसूची के बाह्य पक्ष, द एक्सटर्नल एस्पेक्ट ऑफ द शेड्यूल।
मटेरियल यूज्ड, अनुसूची की छपाई के लिए प्रयुक्त कागज अच्छे प्रकार के होने चाहिए। यदि कागज अच्छा नहीं होगा तो उस पर लिखते समय स्याही के फैलने का डर बना रहेगा। इसके अतिरिक्त छपाई यानी कि प्रिंट की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें अक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई दे। इस संबंध व्यवस्था की मितव्ययता की बात काफ़ी महंगी पड़ सकती है। नेक्स्ट है फॉर्म ऑफ शेड्यूल, अनुसूची का प्रारूप और आकार का निश्चित करते समय अनेक बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुसूची की लंबाई और चौड़ाई आवश्यक रूप से बहुत अधिक ना हो। अनुसूची का आकार प्रश्नों की संख्या द्वारा निर्धारित होता है। नॉर्मली 2 आकारों में छपाई होती है, 8.5 गुणा 11 इंच तथा 5 इंच गुणा 8 इंच। छपाई प्रायः कागज के एक ही ओर होनी चाहिए। अनुसूची की लंबाई, लेंथ ऑफ शेड्यूल, अनुसूची की लंबाई समस्या की प्रकृति पर निर्भर करती है। अनुसूची की लंबाई इतनी होनी चाहिए कि उसे पूरा करने में आधा घंटा से अधिक समय ना लगे। अधिकांश उत्तरदाता अधिक समय देने को तैयार नहीं होते हैं। इकाइयों का व्यवस्थापन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शेड्यूल्स, अनुसूची की इकाइयाँ शीर्षक, उपशीर्षक और कॉलम होते हैं। इसका उपयुक्त व्यवस्थापन अनुसूची को आकर्षित बनाता है। प्रश्न पूर्ण रूप से संदर्भ की सीमा में ही होने चाहिए। इस सावधानी से अनुसूची की लंबाई को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अनुसूची तैयार करते समय उपयुक्त हाशिए का भी ध्यान रखना चाहिए। बाईं ओर 1 इंच का और दाईं ओर 1/4 का हाशिया छोड़ने से अनुसूची का आकर्षण बढ़ जाता है। अनुसूची की रूपरेखा, आउटलाइन ऑफ ए शेड्यूल, भूमिका संबंधी प्रीफेक्टोरियल, अनुसूची कि इस प्रारंभिक भाग में उत्तरदाता के संबंध कुछ सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। सर्वेक्षण और सर्वेक्षणकर्ता का नाम तथा पता, संदर्भ व्याख्या, उत्तरदाता का नाम, पता, आयु, लिंग, शिक्षा, व्यवसाय आदि, साक्षात्कार का स्थान, साक्षात्कार का समय और तिथि, मुख्य अनुसूची, मेन शेड्यूल, इसमें शीर्षक, उपशीर्षक, कॉलम और प्रश्न शामिल होते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्र कार्यकर्ता को निर्देश, डायरेक्शन ऑफ फील्ड वर्कर्स, इस भाग में क्षेत्र कार्यकर्ता को अनुसूची प्रस्तुत करने, साक्षात्कारकर्ता की विधि आदि के संबंध में विस्तृत निर्देश दिए जाते हैं। ऐसा न करने पर कार्यकर्ता मनमानी कर सकता है जिससे अनुसंधान का उद्देश्य विलगित हो सकता है। शोधकर्ता प्रयुक्त शब्दों तथा अन्य संबंधों में विस्तृत निर्देश देता है। तो आज हमने अनुसूची तथा चेकलिस्ट के बारे में जाना। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।